हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका अनु केमिस्ट्री क्लासेस में। आज के हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे हेनरी नियम के अनुप्रयोग और वाष्प दाब के बारे में। वाष्प दाब के साथ में ही अपन पढ़ेंगे राउल्ट के नियम के बारे में। ठीक है, तो हम पढ़ चुके थे दाब के प्रभाव को कौन समझाने वाला साइंटिस्ट था, वो थे आपके हेनरी। ठीक है, हेनरी साहब ने पता ही है क्या कहा था कि जो कोई भी गैस जो घुली हुई है किसी द्रव के अंदर में, उसकी जो मात्रा है वो समानुपाती होती है दाब के। यहां से हमने केच लगाया था डॉट पी करके। केच को अपन ने क्या कहा था, हेनरी नियतांक। बात ठीक है। लेकिन अगर अपन मान लीजिए कि जो गैस घुली हुई है किसी विलयन में, अगर अपन उसके मोल अंश की बात करें तो हमें पता है कि उस गैस का आंशिक वाष्प दाब जो होता है उसकी मोल भिन्न के समानुपाती होता था। हम यहां से हटाएंगे तो क्या लगाएंगे, KH डॉट x। ठीक है ना भाई, तो हमारे लिए ये भी आता है और हमारे लिए एक ये इक्वेशन भी आती है। दोनों सही है, लेकिन बोर्ड के अंदर में आपको लिखनी होती है। ठीक है, फिर अपन ने हेनरी नियम की सीमाएं पढ़ी थी। अब आती है हेनरी नियम की एप्लीकेशंस। एप्लीकेशंस का मतलब होता है अनुप्रयोग। ठीक है भाई, अब अनुप्रयोग कैसे अपन पढ़े, उसके तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस है। तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस कौन कौन सी है? फर्स्ट क्या है कि अपने जो अपन जितनी भी कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह होती हैं उसके अंदर में जो गैस होती है, जो CO2 होती है, उसको उच्च दाब पे उसके अंदर में प्रवाहित किया जाता है, उसमें मिलाया जाता है। ठीक बात है ना। जितनी भी कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स होती हैं, उसके अंदर में जो CO2 होती है उसको उच्च दाब पर, किस पर, उच्च दाब पर भैया उसके अंदर में घोला जाता है। आपको पता ही है, दाब बढ़ाओगे तो गैस की विलेयता किसी भी द्रव में, किसी भी विलयन में बढ़ जाती है। बात ठीक है ना, पहली एप्लीकेशन। दूसरी एप्लीकेशन क्या है, एक होता है बैंड्स। क्या होता है, बैंड्स की कंडीशन। ठीक है ना, बैंड्स को बैंड्स ही कहा जाता है। ठीक है, बैंड्स कहते हैं। तो इस बैंड्स की रोकथाम के लिए, अबे बैंड्स क्या होते हैं? अब जो समुद्री गोताखोर होते हैं, सी डाइवर्स, इनको स्क्यूबा डाइवर्स भी बोलते हैं। ठीक है भाई, तो जो ये सी डाइवर्स होते हैं, समुद्री गोताखोर होते हैं, जब ये समुद्र की गहराई में जाते हैं, कहां जाते हैं, समुद्र की गहराई में जाते हैं, तो समुद्र की गहराई में जाएंगे तो क्या बढ़ जाता है, दाब। आपको पता होना चाहिए कि अगर अपन पृथ्वी धरातल से ऊपर जाएंगे तो दाब कम होता है और नीचे जाएंगे तो दाब बढ़ता है। बात सही है। तो वो गहराई में गया तो क्या बढ़ा, दाब बढ़ा। दाब बढ़ने से क्या होती है, जो व्यक्ति ने, जो सी डाइवर ने जो ऑक्सीजन गैस ले रखी है, जो नाइट्रोजन गैस ले रखी है, उसकी विलेयता ब्लड में बढ़ जाएगी। अरे भाई बहुत सिंपल सी बात है, अगर दाब बढ़ गया तो जो रक्त में विलय ऑक्सीजन गैस है, साथ में नाइट्रोजन गैस भी होती है, उसकी घुलनशीलता बढ़ जाएगी। आगे बात समझ में, घुलनशीलता बढ़ेगी भैया। लेकिन जब वो गोताखोर वापस से सतह पर आएगा, ऊपर की तरफ आने की कोशिश करता है, तो फिर क्या होगा, जब ऊपर की तरफ आने की कोशिश करेगा तो दाब में कमी आएगी। अरे भाई वो गहराई से ऊपर की तरफ आएगा तो दाब में कमी होगी ना, और अगर दाब में कमी होगी तो जो अब ब्लड में जो गैस घुली हुई है वो तेजी से बाहर निकलने की कोशिश करेगी। आगे बात समझ में। अब अगर वो तेजी से बाहर निकलने की कोशिश करेगी तो रक्त में क्या बनने शुरू हो जाते हैं, बुलबुले। क्या बनने शुरू हो जाएंगे, बबल्स बनना स्टार्ट होते हैं, और उन बुलबुलों की वजह से जो रक्त का प्रवाह है उसमें बाधा उत्पन्न होती है। आगे बात समझ में। अगर रक्त के प्रवाह में बाधा उत्पन्न होएगी तो फिर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो होगी। ठीक है ना, उससे व्यक्ति को पीड़ा होती है, असहनीय पीड़ा होती है, इनटॉलरेबल पेन होता है। उस असहनीय पीड़ा वाली कंडीशन को क्या कहा जाता है, बैंड्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बैंड्स कहा जाता है। जो बबल्स बन गए हैं, जो ब्लड के फ्लो के अंदर में, रक्त के प्रवाह के अंदर में जो बाधा उत्पन्न हो गई है, उस अवस्था को क्या कहा जाता है, बैंड्स कहा जाता है। ठीक है, कभी कभी तो उससे सी डाइवर की मौत भी हो जाती है। तो फिर क्या करें भाई, उसको रोकने का उपाय क्या है, हम ऑक्सीजन के साथ में उस डाइवर को एक ऐसी गैस दे दें जो कि गैस की विलेयता को कम कर दे। और वो कौन सी गैस है, हीलियम। आपको पता है प्रकृति में एकमात्र ऐसी गैस है जिसके हेनरी नियतांक का मान सबसे ज्यादा होता है। अगर हेनरी नियतांक का मान सबसे ज्यादा है तो इसकी घुलनशीलता, इसकी विलेयता सबसे कम होती है। तो अपन क्या करते हैं, बैंड्स को रोकने के लिए जो कृत्रिम श्वसन के रूप में उस स्क्यूबा डाइवर को, समुद्री गोताखोर को
ऑक्सीजन के साथ में हीलियम गैस भी दी जाती है, जिससे क्या होगी, रक्त की विलेयशीलता कम हो जाएगी। अब जब मान लीजिए रक्त की विलेयशीलता नहीं, रक्त के अंदर में गैस की विलेयशीलता कम हो जाएगी। अब जब ऑक्सीजन नाइट्रोजन कम घुलेंगे तो भैया बबल्स बनने की कंडीशन भी खत्म हो जाती है। आगे बात समझ में? तो अगर आपसे कोई पूछे कि कृत्रिम श्वसन के रूप में कौन सी गैस दी जाती है, O2 प्लस N2, B O2 प्लस हीलियम, C O2 प्लस नाइट्रोजन प्लस हीलियम एंड D नन, तो इसमें से कौन सा आंसर आएगा आपका? C आएगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि ऑक्सीजन के साथ में नाइट्रोजन गैस तो होती ही होती है। ठीक है भाई, और साथ में अपन क्या देंगे, विलेयशीलता को कम करने के लिए कौन सी गैस दी जाती है? हीलियम दी जाती है। दो एप्लीकेशंस हो गई। पहली कौन सी? कोल्ड ड्रिंक सॉफ्ट ड्रिंक के अंदर में CO2 को अधिक दाब पर उसमें घोला जाता है, किसमें? द्रव के अंदर में। ठीक है। सेकंड, बेंड्स की कंडीशन को कम करने के लिए। बेंड्स क्या होता है मैंने आपको समझा दिया है। समुद्री गोताखोर जब नीचे जाएगा तो गैसों की विलेयशीलता बढ़ जाती है, लेकिन जब वापस से सतह पर आने की कोशिश करता है तो क्या होता है भैया, जो दाब में कमी आ जाएगी तो जो गैस है वो तेजी से बाहर निकलने की कोशिश करने लगती हैं, जिससे क्या है, रक्त में बुलबुले बनना शुरू हो जाते हैं, जिससे रक्त के प्रवाह में बाधा उत्पन्न होती है। इसे बैंड्स कहते हैं। इस बैंड्स के कारण से असहनीय पीड़ा होती है, कभी कभी व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। इसलिए इसको रोकने के लिए हम कृत्रिम श्वसन के रूप में हीलियम गैस देते हैं, क्योंकि हीलियम गैस के लिए हेनरी नियतांक का मान क्या होता है? सबसे ज्यादा होता है, इसलिए वो सबसे कम घुलनशील होती है। ठीक है भाई। और एक कंडीशन होती है एनॉक्सिया। एक कंडीशन क्या होती है? एनॉक्सिया को कम करने के लिए। ठीक है भाई, एक होता है एनॉक्सिया को कम करने के लिए। अब ये कंडीशन क्या है? अब भाई गहराई में गए तो दाब बढ़ गया, अब अपन चलेंगे ऊंचाई में। अब ऊंचाई में चलोगे तो दाब में क्या आएगी? कमी आएगी। बात सही है। मान लो कोई व्यक्ति ऊंचाई में जा रहा है, पहाड़ पे चढ़ता जा रहा है, हिमालय की चोटी पे जाता है, तो आपको पता है ना, आपने देखा होगा कि जब व्यक्ति हिमालय पर चढ़ाई करता है, की चोटी तरफ जाता है, तो क्या होता है, उसको ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। क्यों? क्योंकि वहां पर जो हवा का घनत्व है वो कम हो जाता है, वायु विरल हो जाती है। आगे ना बात समझ में? इसका मतलब क्या होगा? ऊपर दाब कम हो गया। अब अगर ऊपर दाब कम हो गया तो व्यक्ति को ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो कम हो जाती है। अब अगर वो सांस लेगा, सांस में ऑक्सीजन कम आ रही है, तो उसके ब्रेन को भी ऑक्सीजन कम उपलब्ध होगी। अगर ब्रेन को ऑक्सीजन कम उपलब्ध होगी तो व्यक्ति की सोचने समझने की क्षमता कम हो जाती है। आ रही बात समझ में? अगर ऑक्सीजन को अगर मस्तिष्क को भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिलती है तो उसके सोचने समझने की शक्ति कम हो जाती है। उस कंडीशन को अनॉक्सिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अनॉक्सिया। इसलिए भैया अनॉक्सिया को कम करने के लिए या खत्म करने के लिए व्यक्ति साथ में ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके जाता है। आगे बात समझ में? तीन कंडीशन, बैंड्स को कम करने के लिए हीलियम, अनॉक्सिया को कम करने के लिए अनॉक्सिया कंडीशन क्या होती है समझ में आ गया, बैंड्स की कंडीशन क्या होती है समझ में आ गया। अनॉक्सिया को कम करने के लिए व्यक्ति क्या करता है भैया, ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाता है और कोल्ड ड्रिंक सॉफ्ट ड्रिंक के अंदर में CO2 जो होती है वो अधिक दाब पर घोली जाती है। तीन इसकी एप्लीकेशन। बात ठीक है? कोई प्रॉब्लम? आगे समझ में? ठीक है। आइए अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब हेनरी कांस्टेंट, इस पर दाब पर, हेनरी नियतांक पर, हेनरी कांस्टेंट पर न्यूमेरिकल्स भी होते हैं। अपन एक न्यूमेरिकल की बात करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर में। ठीक है, ओके। अपन अब बात करते हैं वाष्प दाब की। किसकी बात करते हैं? वाष्प दाब की। इसे अपन बोलते हैं वेपर प्रेशर। क्या बोलते हैं इसको अपन? वेपर प्रेशर बोलते हैं। ठीक है भाई। अब ये वाष्प दाब होता क्या चीज है, मैं आपको समझाता हूं। देखिए, मैंने एक कोई कंटेनर लिया, कोई एक पात्र लिया, आगे बात समझ में, और उसके अंदर में मैंने पानी डाल दिया। क्या डाल दिया? पानी। ठीक है, पानी का होता है विलायक। ये पानी के मॉलिक्यूल है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मैंने बताने के लिए आपको नोकड़ा दिखा दिए हैं ऑक्सीजन इसके पानी के। ठीक है भाई। और मैंने इसको क्या कर दिया है? कवर कर दिया है, ऊपर से इसको बंद कर दिया है। बात सही है? यहां तक क्या है? ये शुद्ध विलायक है। शुद्ध विलायक का मतलब समझ में आ गया? पानी है। शुद्ध विलायक का मतलब क्या है? पानी। ठीक है भाई, ओके। अब आपको पता होना चाहिए कि जो ये विलायक होता है, जो जल होता है, पानी होता है, इनके अंदर में जो मॉलिक्यूल्स हैं, एक तो अंदर होते हैं, सतह पर होते हैं। बात सही है? एक पानी का मॉलिक्यूल अंदर भी है जो हर तरफ से समान दाब से, समान आकर्षण बल से सबसे घिरावा होता है। बात ठीक है। लेकिन जो सतह पर होता है ना, वो दो प्रकार के वातावरण से संबंधित होता है। नीचे तो विलायक पानी से ही, लेकिन ऊपर वायु से। बात सही है?
तो हमें पता है कि हर मॉलिक्यूल की मतलब रूम टेम्परेचर पर, सामान्य ताप पर क्या होता है कि हर मॉलिक्यूल की कुछ न कुछ क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है, गतिज ऊर्जा होती है। आगे बात समझ में। तो क्या होगा कि जो अंदर होते हैं उनकी गतिज ऊर्जा कम होती है और जो सतह पर होते हैं उनकी गतिज ऊर्जा क्या होती है, ज्यादा होती है। अब जो सतह पर विलायक के अणु हैं अपनी गतिज ऊर्जा के कारण से सतह को छोड़कर वाष्प में बदल जाते हैं, यानी वाष्पित तो हो जाते हैं। आगे बात समझ में। तो पानी के मॉलिक्यूल वाष्प में बदले, लेकिन ये वाष्प कहीं जा नहीं पा रही है, ये यहीं इकट्ठी हो गई है। आगे बात समझ में। वाष्प बन गया। अब क्या होगा, जब बहुत ज्यादा वाष्प बन जाएगी तो वापस से द्रव में बदल जाएगी। द्रव किसमें बदलेगा, वाष्प में बदलेगा, वाष्प वापस से द्रव में बदलेगा। यानी कौन सी अवस्था आ गई, साम्य अवस्था आ गई। कौन सी आ गई, साम्य अवस्था आ गई। तो अब क्या होगा, हमें पता है गैस क्या करती है, दाब डालती है। ये वाष्प क्या है, बेसिकली गैस ही तो है। तो वाष्प क्या करता है, अपनी इस सतह पर क्या करता है, दाब डालता है। इसे अपन क्या बोलते हैं, वाष्प दाब। आगे समझ में। तो परिभाषा क्या बनती है, जब कोई द्रव और उसकी वाष्प, जब कोई द्रव और उसकी वाष्प साम्यावस्था में होते हैं, जब कोई द्रव और उसकी वाष्प साम्यावस्था में होते हैं तो वाष्प के द्वारा उसके द्रव की सतह पर डाला गया दाब ही उसका वाष्प दाब कहलाता है। आगे बात समझ में। जब कोई द्रव और उसकी वाष्प साम्यावस्था में होते हैं तो वाष्प के द्वारा द्रव की सतह पर डाला गया दाब क्या कहलाता है, वाष्प दाब कहलाता है। आगे ना बात समझ में। तो क्या होता है वाष्प दाब, समझ में आ गया। ठीक है भाई, दो चीजें होती हैं, एक होता है वाष्पन और एक होता है उबलना। ठीक है भाई, एक होता है वाष्पन और एक होता है उबलना। ठीक है भाई। तो उबलने में क्या होता है, पानी वही वाष्प में बदलता है और वाष्पन भी पानी क्या होता है, वाष्प में बदलता है। वाष्पन प्रत्येक ताप और दाब पर होता है। वाष्पन क्या होता है, प्रत्येक ताप और दाब पर। ठीक है भाई। क्यों होता है, क्योंकि द्रव के अणुओं की, विलायक के अणुओं की स्वयं की कुछ क्या होती है, गतिज ऊर्जा होती है। उस गतिज ऊर्जा के कारण से वो अपनी सतह को छोड़कर वायुमंडल में वाष्प के रूप में चले जाते हैं। आगे बात समझ में। और फिर वही वाष्प अपने द्रव की सतह पर दाब डालती है, इसको अपन क्या बोलते हैं, वाष्प दाब बोलते हैं। ठीक बात है ना। उबलना क्या होती है, एक तेज प्रक्रम होता है, तीव्र प्रक्रम है। तेजी से जो होता है वो द्रव किसे बदलता है, वाष्प में बदलता है। लेकिन उबलना जो होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे होता है। वाष्पन प्रत्येक ताप पर होगा, प्रत्येक दाब पर होगा। ठीक है भाई, आगे समझ में। तो वाष्प दाब की परिभाषा समझ में आ गई। लेकिन अब यहां पर हम एक चीज और करने वाले हैं। ठीक है, देखिए ध्यान करिए। अब इसी को मैं कुछ आगे समझाऊं, हालांकि टॉपिक बाद में रहा, लेकिन अब इसी साथ ही समझा देता हूं आपको। मैंने इसको वैसे ही कवर कर रखा है। ओके। और हमें पता है यहाँ पर ये विलायक था, शुद्ध विलायक था। लेकिन अब हमने क्या कर दिया कि हमने इसके अंदर में कुछ पदार्थ भी मिला दिया। क्या मिला दिया, पदार्थ भी। ये जो काले वाले डॉट दिखाए हैं इसको अपन क्या बोलते हैं, अवाष्पशील विलय। आगे बात समझ में। ये ऐसा पदार्थ है जो कैसा है, अवाष्पशील है, नॉन वॉलेटाइल है। एक होता है वॉलेटाइल जो अपने आप उड़ जाता है कि नहीं। पानी कैसा होता है भाई, वाष्पशील होता है। अरे एक गिलास पानी को, एक कटोरे के अंदर में पानी को रखकर छत पे छोड़ दीजिए, शाम को आके देखेंगे वो आधा पानी रह जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि वो वाष्प में बदलकर उड़ चुका है। आगे बात पेट्रोल डीजल वगैरह कैसे होते हैं, वाष्पशील। बेंजीन टोलुइन कैसे होते हैं, वाष्पशील होते हैं। ठीक है भाई। तो मैंने कौन सा पदार्थ मिलाया, अवाष्पशील। सर ऐसा कौन सा, अरे नमक मिला दिया मैंने पानी में, सबसे सस्ता सुंदर टिकाऊ साधन है। सर मैं तो, हमारे पास तो नमक नहीं, हम तो नमक नहीं मिलाएंगे। तो मिर्च डाल दो, थोड़ी सी लाल मिर्च डाल दो, हल्दी डाल दो, है कि नहीं, चीनी डाल दो। चीनी महंगी है भाई, नमक ही डालो, सस्ता है। ठीक है भाई। तो हमने क्या किया, अवाष्पशील विलय मिला दिया। यानी कहने का मतलब है ये क्या बन गया, विलयन बन गया। क्या बन गया, विलयन। क्योंकि जो ब्लू वाली लाइंस है वो पानी है और जो काले वाले डॉट है वो अवाष्पशील पदार्थ है। अगली बात समझ में। अच्छा मुझे बताओ जरा, वाष्प में बदलेगा कौन, वो नमक बदलेगा या पानी बदलेगा, ऑब्वियसली नमक बदलेगा। लेकिन अब प्रॉब्लम है, जैसे पहले 9 कण थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, पहले 9 कण थे ना सतह पर, अब 9 नहीं रहेंगे। अब क्या होगा कि इस पानी के मॉलिक्यूल के साथ साथ में कुछ नमक के कण, वाष्प, जो अवाष्पशील विलय है उसके कण भी आ जाएंगे।
अब क्या हुआ, पहले 9 कण थे पानी के, अब कितने रह गए, 6। पहले 9 कण भाप में बदलते थे, अब 6 कण बदलेंगे, यानी वाष्प बनेगी लेकिन पहले से कम बनेगी, यानी दाब डलेगा लेकिन पहले से कम डलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि वाष्प दाब में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि सतह पर विलायक के अणुओं के साथ साथ कुछ अवाष्पशील विलय के अणु भी आ गए। अवाष्पशील विलय के अणु भी आ गए, अवाष्पशील अणु आ गए, इसका मतलब है वाष्पित होने वाले विलायक के अणुओं की संख्या में कमी आ गई। अब वाष्पित होने वाले विलायक के अणुओं की संख्या में कमी आ जाएगी तो वाष्प कम बनेगी, और वाष्प अगर कम बनेगी तो वाष्प दाब भी कम होगा। इसलिए किसी भी विलयन का वाष्प दाब, किसी भी विलयन का वाष्प दाब उसके शुद्ध विलायक के वाष्प दाब की तुलना में सदैव कम होता है। आगे बात समझ में, सिर्फ पानी है उसका वाष्प दाब ज्यादा होगा, आपने उसमें एक मुट्ठी नमक मिला दिया, विलयन बन गया, अब की बार वाष्प दाब घट जाएगा। आगे बात समझ में, तो वाष्प दाब ज्यादा किसका होता है, शुद्ध विलायक का, वाष्प दाब कम किसका होता है, विलयन का। आगे ना बात समझ में, ठीक है। तो हमें वाष्प दाब समझ में आ गया, और इसको अपन ये क्या चीज है, ये वाष्प है। आगे ना बात समझ में, ठीक है। चलिए अब चलेंगे अपन राउल्ट के नियम में। अब राउल्ट का नियम कई बार है, ठीक है। सबसे पहले अपन पढ़ते हैं द्रव द्रव विलयन के, किसके लिए, द्रव द्रव विलयन के, यानी हम जो विलयन बनाएंगे उसमें जो 2 अवयव हैं, 2 कंपोनेंट हैं, वो दोनों कैसे हैं, लिक्विड हैं। अच्छा, मैंने कह दिया आपको एक अवयव ए है और एक अवयव बी है। अच्छा, ए बी कैसा है, वाष्पशील है, और बी बी कैसा है, वाष्पशील। ये भी कैसा है, द्रव है, ये भी कैसा है, द्रव है। ठीक है भाई, आप 11th में पहुंचिए। 11th में हमने डाल्टन का आंशिक दाब का नियम पढ़ा था ना भैया। डाल्टन साहब ने क्या कहा था कि अगर कोई भी 2 गैस लें, वो दोनों गैस कैसी होनी चाहिए, अक्रियाशील, मतलब क्रियाकारी ना हो, मतलब आपस में रिएक्शन ना करें। ठीक है, तो अगर अपन ऐसी 2 या 2 से अधिक गैसों को आपस में मिला दें जो परस्पर क्रिया न करती हों, तो मिश्रण का जो कुल दाब होता है उनके आंशिक दाब के योग के बराबर होता है। वही चीज यहां लागू होगी। आगे बात समझ में, यहां पे अब राउल्ट साहब क्या बोलते हैं कि जब 2 वाष्पशील द्रवों को मिला दिया जाता है तो विलयन बन गया। तो विलयन में प्रत्येक अवयव, विलयन में प्रत्येक अवयव यानी अवयव ए का आंशिक वाष्प दाब, ये पीए क्या है, आंशिक वाष्प दाब, विलयन में उसकी मोल भिन्न के समानुपाती होता है। आगे बात समझ में, ठीक है भाई। अब मैं यहां से प्रोपोर्शनल का साइन हटाऊंगा तो मुझे कांस्टेंट लगाना होगा, वो मैंने क्या लगा दिया, पी नॉट ए डॉट एक्स ए। देखो यहां पर एक्स ए क्या है, अवयव ए की मूल भिन्न, अवयव ए की मूल भिन्न। आगे बात समझ में, पी ए क्या है, अवयव ए का आंशिक वाष्प दाब, आंशिक वाष्प दाब। यहां पी नॉट ए क्या है, अवयव ए का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब है। शुद्ध अवस्था में क्या है, वाष्प दाब है। सर शुद्ध अवस्था का मतलब क्या होता है, शुद्ध अवस्था का मतलब होता है जब उस हमारे पास जो पात्र है उस पात्र में केवल अवयव ए ही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। जैसे मान लीजिए कि सिर्फ पानी है और कुछ नहीं है, तो उसे अपन बोलते हैं शुद्ध। आगे बात समझ में, तो राउल्ट साहब ने क्या बोला है कि जब किन्हीं 2 वाष्पशील द्रव को आपस में मिलाया जाता है तो विलयन में प्रत्येक अवयव का आंशिक वाष्प दाब उसकी मूल भिन्न के समानुपाती होता है। आगे बात समझ में, समीकरण नंबर 1 इसी प्रकार से क्या होगा, इसी प्रकार से
अवयव बी का आंशिक वाष्प दाब समानुपाती होगा अवयव बी की मूल भिन्न के। बोलो होगा नहीं होगा? यहां पर क्या है, एक्स बी क्या है, अवयव बी का, अवयव बी की मूल भिन्न, अवयव बी की क्या है, मूल भिन्न। बात सही है। और पीबी क्या है, अवयव बी का आंशिक वाष्प दाब, आंशिक वाष्प दाब। बात सही है। मैं यहां से प्रोपोर्शनल को हटाऊंगा, कांस्टेंट लगाऊंगा, पी नॉट बी डॉट एक्स बी। यहां क्या है, पी नॉट बी क्या है, अवयव बी का शुद्ध अवस्था, शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब है, वाष्प दाब है। बोलो कोई दिक्कत? अगली बात समझ में, समीकरण नंबर 2। बात ठीक है। परंतु हमें पता है जो पीएस है, पीएस का मतलब है विलयन का कुल वाष्प दाब, वो अवयव ए और अवयव बी के, अवयव ए और अवयव बी के आंशिक वाष्प दाब के योग के बराबर होता है। समीकरण नंबर 3 क्लियर है? आ जाओ। तो समीकरण नंबर 1, 2 एवं 3 से पीएस क्या हो जाएगा, पी नॉट ए डॉट एक्स ए प्लस पी नॉट बी डॉट एक्स बी। समीकरण नंबर हो गई 4। बोले कोई आगे ना, बात बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। आपके पास कोई पात्र है, उस पात्र में आपने 2 अवयव मिला दिए हैं, ए और बी। ए बी कैसा है, वाष्पशील है, यानी भाप में बदलने वाला, अगर आपने खुला छोड़ दिया। बी भी कैसा है, वाष्पशील, यानी वो भी भाप में बदल जाएगा अगर आपने खुला छोड़ दिया। दोनों को आपने उस पात्र में मिला दिया, क्या बन गया, विलयन बना, मिश्रण बना, जो भी कुछ बना बन गया। अब हमें ये देखना है कि उस विलयन के अंदर, उस मिश्रण के अंदर में कोई भी अवयव, 2 अवयव है ना, तो पहले वाले अवयव का आंशिक वाष्प दाब क्या होगा, उसकी मूल भिन्न के समानुपाती होगा। दूसरे वाले अवयव का आंशिक वाष्प दाब क्या होगा, दूसरे वाले की मूल भिन्न के समानुपाती होगा। समानुपाती का निशान हटाओगे तो पी नॉट ए लगाओगे अवयव ए के लिए, समानुपाती निशान हटाओगे तो पी नॉट बी लगाओगे अवयव बी के लिए। आगे बात समझ में। और ये डाल्टन का नियम 11वें अपन ने पढ़े रखा है, विलयन का जो कुल वाष्प दाब होता है वो प्रत्येक अवयव के आंशिक वाष्प दाब के योग के बराबर होता है। आगे बात समझ में। पी ए का मान हमने यहां से रख दिया और पीबी का मान हमने यहां से रख दिया। आपके पास ये समीकरण आ गई। बस वैसे हमें यहां तक का हिसाब किताब लिखना होता है। अगर आपको इसे और आगे सॉल्व करना है, मान लीजिए इसको अगर आप और सॉल्व करना चाहते हैं, तो हम जानते हैं, ठीक है भाई, लड़की है तो जानती है, हम जानती हैं, लड़का है तो हम जानते हैं, हम जानते हैं कि एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर 1 होता है। मालूम है ना, क्योंकि जितने भी अवयव होंगे उन सबकी मोल भिन्न का योग कितना होगा, 1 होगा। कितना होगा, 1 होगा। बात सही है। अब अगर यहां से एक्स ए निकालेंगे तो 1 माइनस एक्स बी आएगा। समीकरण नंबर 5। मैं इस एक्स ए का मान यहां रख दूं, दिख रहे हैं आप लोग, बहुत सिंपल है। पी एस मैं यूं लिखूं, समीकरण नंबर 4 एवं 5 से पी एस बराबर पी नॉट ए, एक्स ए की जगह 1 माइनस एक्स बी प्लस पी नॉट बी डॉट एक्स बी हो जाएगा। सॉल्व करो इसको। पी एस इक्वल्स टू पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए डॉट एक्स बी प्लस पी नॉट बी डॉट एक्स बी। बात ठीक है ना। आप देखेंगे क्या देखेंगे आप देखेंगे इन दोनों में कॉमन कौन है। अच्छा चलो इसको थोड़ा सा सही और कर देता हूं, रुको। मैं क्या करूं, आगे अगले स्टेप में देखना। ये मैंने लिखा पी एस इक्वल्स टू पी नॉट ए, ठीक है। अच्छा मैं यूं करता हूं, इसको तो मैं यहां पीछे लिख दूं, इसको थोड़ा आगे लिख दूं। मैं यूं कर सकता हूं ना, इसको देखो आप, पी नॉट बी डॉट एक्स बी, मैंने इसको आगे लिख दिया। ये पी नॉट ए डॉट एक्स बी ऐसे कैसा, और ये लास्ट में लिख दिया पी नॉट ए। कोई दिक्कत? अब देखो इनमें कॉमन क्या है, एक्स बी, तो पी एस इक्वल्स टू पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए एक्स बी प्लस पी नॉट ए। समीकरण नंबर 6। आगे बात समझ में, बोलो कोई डाउट? अब अगर मान लीजिए कि जैसे एक्स ए बराबर 1 माइनस एक्स बी है,
इसी प्रकार से एक्स बी बराबर क्या होगा 1 माइनस एक्स ए। तो अब की बार इस एक्स बी की जगह क्या रखोगे 1 माइनस एक्स ए। सॉल्व करोगे तो देखो इसका उल्टा आएगा, ये पी एस है, पी नॉट बी की जगह क्या आएगा पी नॉट ए, पी नॉट ए की जगह क्या आएगा पी नॉट बी, एक्स बी की जगह क्या आ जाएगा एक्स ए, और यहां पे क्या आ जाएगा पी नॉट बी। समीकरण नंबर आ जाएगी 7। तो मैं आपको बता दूं समीकरण नंबर 6, समीकरण नंबर 7 ये कंपटीशन लेवल के लिए काम में आता है, ठीक है ना। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो होते हैं उसके अंदर में कोई न्यूमेरिकल अगर थोड़ा टफ बनाना हो तो फिर इस इक्वेशन का उपयोग करते हैं, ठीक है भाई। यहां तक बोले कोई प्रॉब्लम? सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। अवयव ए का आंशिक वाष्पदाब अवयव ए की मूल भिन्न के समानुपाती, समानुपाती को हटाया, अवयव ए का शुद्ध अवस्था में वाष्पदाब। ऐसे ही अवयव बी का आंशिक वाष्पदाब अवयव बी की मूल भिन्न के समानुपाती होता है, समानुपाती को हटाएंगे, अवयव बी के शुद्ध अवस्था में आंशिक वाष्पदाब, ठीक है भाई। टोटल कर देंगे तो इक्वेशन ये आएगी। एक बार एक्स ए की जगह 1 माइनस एक्स बी रखो तो ये इक्वेशन आएगी, अगली बार एक्स बी की जगह 1 माइनस एक्स ए रखो तो इक्वेशन ये वाली आएगी। दोनों इक्वेशन न्यूमेरिकल के काम आती है। मैं आपको बाद में प्रॉब्लम दूंगा, मैं बाद में आपको डाउट दूंगा घर के लिए, ठीक है। घर के लिए का मतलब ये है कि आपके लिए HW का वर्क रहेगा कि आप लोग खुद उसे सॉल्व करेंगे, बहुत अच्छा न्यूमेरिकल बनेगा, मैं आपको बाद में दूंगा, ठीक है भाई। आपको यहां तक का समझ में आ गया? बहुत सिंपल है, कुछ नहीं, ठीक है। मैं इसको मिटा रहा हूं, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको, डेरिवेशन है ये, आपके काम आएगी, मिटाता हूं आगे। चलिए अब देखिए मैं कुछ ग्राफ खींचूंगा, ठीक है ना। देखना, देखिए हमें पता है चूंकि पी ए समानुपाती क्या था एक्स ए, तो यहां पे क्या आएगा पी ए इक्वल्स टू पी नॉट ए डॉट एक्स ए, ठीक है भाई। ये इक्वेशन क्या होती है? देखो ये इक्वेशन क्या है y इक्वल टू एम एक्स, ठीक है भाई। अब अगर देखिए मैं y और x में ग्राफ खींचू तो स्ट्रेट लाइन आती है, ठीक है ना, बिल्कुल सीधी लाइन आएगी। ये मैथमेटिक्स के लिए है, और जो इसका ढाल होता है दिस इज m। तो इसी प्रकार से देखना मैं ग्राफ खींचूंगा, ठीक है ना, कर्व बनाऊंगा मैं किसके बीच में पी ए और एक्स ए के बीच में, तो ये स्ट्रेट लाइन आएगी, और जो इसका जो ढाल होगा, ठीक है भाई, वो क्या होगा पी नॉट ए होगा, ठीक है। इसी प्रकार से, ठीक है ना, इसी प्रकार से क्या होगा जो पीबी है वो क्या होगा पी नॉट बी डॉट एक्स बी। तो अगर मैं यहां पे ग्राफ खींचूं पीबी और एक्स बी के बीच में, तो ये ग्राफ ऐसा आएगा, और इसका भी जो ढाल होगा वो क्या होगा पी नॉट बी। बात ठीक है ना। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है कि अब आपको ग्राफ में दे दिया गया है पी ए प्लस पी बी, यानी आपको दे दिया गया है पी नॉट ए डॉट एक्स ए प्लस पी नॉट बी डॉट एक्स बी। ये आ गया है, दोनों को मिला दिया है। दोनों को मिलाने के बाद में अपन क्या देखेंगे, ग्राफ देखेंगे। दोनों को मिलाने के बाद में ग्राफ देखेंगे। अब ग्राफ कैसे बनेगा देखना, मैं इसको कुछ ऐसा दिखाऊंगा, ठीक है भाई, ओके। ये तो क्या है मूल भिन्न, ये क्या है मूल भिन्न यानी x, और यहां पे क्या है वाष्पदाब, यहां पर भी क्या है वाष्पदाब, ये भी क्या है p, और ये भी क्या है p, ओके। यहां पर xa का मान 1 और xb का मान 0, और यहां पर xb का मान 1 और xa का मान 0। सुनना ध्यान से, इस अवस्था में केवल अवयव a ही है, अवयव b 0 है, और इस वाले पॉइंट पर केवल अवयव b है, अवयव a 0 है। आगे बात समझ में। और इनके बीच के अंदर में विलयन में a भी होगा और b भी होगा, ठीक है भाई। ये वो अवस्था है जब हमारे पात्र में केवल a ही है, b नहीं है। ये वो वाली अवस्था है जब हमारे पात्र में अवयव b ही है, a नहीं है, ठीक है भाई, ओके। तो हमें पता है जब आप ग्राफ खींचते हो पी ए और एक्स ए में, तो देखो क्या होगा, देखिए आप धीरे धीरे जाइए, देखो यहां से अपन चलेंगे, है ना। यहाँ पे एक्स ए का मान 0 है, यहां से बढ़ते जाइए, अब यूं आते जाएंगे, एक्स ए का मान 0 है, एक्स बी का मान 1 है, यहाँ पर एक्स बी कम होता जाएगा, एक्स ए बढ़ता जाएगा, एक्स ए बढ़ता जाएगा, और इस पॉइंट पे आने के बाद में एक्स ए का मान मैक्सिमम 1 हो जाएगा। तो ये ग्राफ कुछ यूं आएगा, ऐसे बढ़ता जाएगा इस तरीके से। तो मैं इसको कुछ यूं लिख दूं,
ये ऐसा, ये वाली कंडीशन क्या कहलाएगी, पी नॉट ए, क्योंकि इस अवस्था में अवयव ए का ही वाष्प दाब है, इसको अपन बोलते हैं अवयव ए का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब। यानी ये इक्वेशन क्या हो गई, पी ए बराबर में पी नॉट ए डॉट एक्स ए। कोई दिक्कत, बात सही है ना, ठीक है। ऐसे यहां पर एक्स बी कितना है, 0। जैसे यहां बढ़ते जाओगे एक्स ए कम होता, एक्स बी कम होता जाएगा, सॉरी एक्स ए कम होता जाएगा, एक्स बी बढ़ता जाएगा, और इस पॉइंट पर आने के बाद एक्स बी मैक्सिमम। तो ये ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। मैंने यहां पे क्या लिख देना है, अवयव पी नॉट बी, ठीक है भाई। यानी ये ग्राफ कौन सा हो गया, पी बी इक्वल्स टू पी नॉट बी डॉट एक्स बी, ठीक है। और अगर मैं इन दोनों को मिला दूंगा, ठीक है भाई, यहां पर दिस इज पी एस इक्वल्स टू पी ए प्लस पी, ये वाला वक्र हो जाएगा, ये वाला ग्राफ बन जाएगा, ये वाली इक्वेशन आ जाएगी, पी एस बराबर में पी ए प्लस पी बी, ये आपका ग्राफ बनता है, ठीक है भाई। सिंपल है, यहां पर केवल एक्स ए है, एक्स बी 0 है, यहां पर सिर्फ एक्स बी है, एक्स ए यहां पर 0 है, ठीक है। क्या है यहां पर, एक्स ए यहां पर 0 है। जैसे जैसे आप यहां से यहां चलोगे एक्स ए का मान बढ़ता जाएगा, तो भैया ये दाब भी बढ़ता जाएगा, और इस अवस्था में आने के बाद यहाँ एक्स ए का मान 1 है, मैक्सिमम है, 1 से बड़ा हो नहीं सकता, तो ये आ जाएगा पी नॉट ए। अब जब ए का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब, एक्स भी 0 है, तो यहां पर देखो दाब भी 0 है, बढ़ते जाएंगे, एक्स बी का मान मैक्सिमम 1 आ गया, तो ये हो जाएगा अवयव बी का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब। अब बात यहां पर केवल एक ये है कि सर आप ये बताइए कि ये ग्राफ यहाँ छोटा है, यहाँ पर ये जो स्पेस है छोटा है, यहाँ पर ये बड़ा है, तो आपको देखो यहाँ पे दिखाना होगा कि जो A है वो विलय है, यानी अवयव A है, और जो है B है वो क्या है, विलायक, ये अवयव B है। आपको पता होना चाहिए किसी भी विलयन में, अपन देखो, हालांकि विलयन के अंदर कंपोनेंट 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, विलयन द्विअंगी भी हो सकता है, त्रिअंगी भी हो सकता है, चतुरअंगी भी हो सकता है, बहुअंगी भी हो सकता है, लेकिन हम सामान्यतया द्विअंगी विलयन लेके चलते हैं, जिसमें एक विलय होता है, एक विलायक होता है। विलय कौन होता है, जिसकी मात्रा कम होती है, विलायक कौन होता है, जिसकी मात्रा ज्यादा होती है। अरे अगर विलय कम होगा, अगर विलय कम है तो उसकी भाप भी कम बनेगी, वाष्प कम बनेगी, और वाष्प कम बनेगी तो उसका वाष्प दाब भी कम होगा। अवयव बी है, बी विलायक है, विलायक का मतलब उसकी मात्रा ज्यादा है, यानी उसकी वाष्प ज्यादा बनेगी, अगर वाष्प ज्यादा बनेगी तो उसका वाष्प दाब भी ज्यादा होगा, इसलिए अवयव ए का वाष्प दाब यहाँ पे कम है, और यहाँ पर अवयव बी का वाष्प दाब यहाँ पर ज्यादा है। बुक के अंदर में देखो अलग अलग राइटर्स जो होते हैं, बुक के अंदर में ए और बी अलग अलग शो करते हैं, कोई ए को विलायक शो करता है और बी को विलय शो करता है, ठीक है ना। अपन जनरली क्या लिखते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी, विलय प्लस विलायक बराबर विलयन लिखते हैं ना अपन, विलय प्लस विलायक बराबर विलयन। तो अपन ए को क्या मान के चल रहे हैं, विलय, और बी को क्या मान के चल रहे हैं, विलायक मान के चल रहे हैं, ठीक है ना भाई। कोई प्रॉब्लम बोलो, बहुत सिंपल है, आपको यहां तक का ये आना चाहिए, ठीक है। अब मैं आपको, अच्छा एक चीज और बतानी है, ये ग्राफ आपको समझ में आ गया ना, ठीक है। एक चीज और समझनी है, ठीक है, समझिए। देखो अपने को मूल भी निकालनी आती है, मूल भी निकालनी आती है ना अपने को, अपन सीख चुके हैं। जैसे मुझे निकालना है अवयव ए की मूल भी, तो ए के मूल ऊपर होते हैं और टोटल मोल्स नीचे होते हैं, ऐसा होता है ना, बात सही है ना। अब यहां पर डालेंगे गोल्डन पॉइंट, ठीक है भाई, गोल्डन पॉइंट डालेंगे, कॉम्पिटिशंस के लिए आपके काम आएगा, ठीक है ना। बुक में तो आधा शायद नहीं है, ठीक है भाई। तो आप क्या करेंगे, ठीक है, तो गैस का वाष्प अवस्था में मूल भिन्न, गैस का वाष्प अवस्था में मूल भिन्न, हम मूल भिन्न निकालेंगे गैस की जो वाष्प अवस्था में है, क्योंकि गैस को अपन द्रव्य में तो बदल सकते हैं ना, ठीक है भाई। आइए देखिए, तो वही हमारे पास दो अवयव हैं, ए अवयव बी, ठीक है भाई। ये गैस ए है और ये गैस बी है, राइट है ना। तो हम y, जब गैस को अपन, गैस के अपन मूल भिन्न निकालते हैं तो y से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अवयव ए जो वाष्प अवस्था में गैस ए है उसकी मूल भिन्न वो कैसे निकालेंगे, अवयव ए का आंशिक वाष्प दाब बटे कुल वाष्प दाब, यानी पी नॉट ए डॉट एक्स ए, नीचे क्या आएगा, पी ए प्लस पी बी, यानी क्या आएगा, पी नॉट ए डॉट एक्स ए अपॉन पी नॉट ए डॉट एक्स ए प्लस पी नॉट बी डॉट एक्स बी। ये आ जाएगा
अवयव ए का, गैस ए का वाष्प अवस्था में मोल भिन्न, ऐसे ही बी की मोल भिन्न निकालोगे तो ये आ जाएगा पीबी, बी की आंशिक वाष्प दाब बटे कुल वाष्प दाब, क्या आएगा पी नॉट बी डॉट एक्स बी, यहां पे क्या आएगा पी ए प्लस पी बी, इसको मैं आगे सॉल्व करूंगा पी नॉट बी डॉट एक्स बी अपॉन में पी नॉट ए डॉट एक्स ए प्लस पी नॉट ए डॉट एक्स बी। बोलो कोई प्रॉब्लम है ना, बहुत सिंपल। ठीक है भाई, तो ये जब वाष्प अवस्था में होता है तब अपन उसकी मूल भिन्न ज्ञात करते हैं। ठीक है, चलिए अब ध्यान करें, अब आपको एक प्रॉब्लम दे रहा हूं जो कि आपको सॉल्व करनी है। ठीक है, तो आपके पास प्रॉब्लम है। ठीक है, प्रॉब्लम क्या है, 39 ग्राम बेंजीन, 39 ग्राम बेंजीन C6H6 तथा 46 ग्राम टोलुइन, 46 ग्राम टोलुइन, फॉर्मूला C7H8 को मिलाया गया है। यदि बेंजीन और टोलुइन का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब क्रमशः 120 एवं 80 mm ऑफ Hg है, तो ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है आपको? हाँ जी, तो आपको ज्ञात क्या करना है, एक न्यूमेरिकल में मैंने आपको बहुत सारी चीजें दी हैं। ठीक है भी, तो आपको ज्ञात क्या करना है, नंबर ए, ठीक है ना, नंबर ए बेंजीन का आंशिक वाष्प दाब, नंबर बी टोलुइन का आंशिक वाष्प दाब, नंबर सी कुल वाष्प दाब, नंबर डी बेंजीन का वाष्प अवस्था में मोल भिन्न, और नंबर ई टोलुइन का वाष्प अवस्था में मोल भिन्न। आगे बात समझ में, बेंजीन का आंशिक वाष्प दाब, टोलुइन का आंशिक वाष्प दाब, वेलिन का कुल वाष्प दाब, बेंजीन का वाष्प अवस्था में मोल भिन्न, टोलुइन का वाष्प अवस्था में मोल भिन्न। ठीक है भाई, आप इसको करके आइएगा, फिर अपन नेक्स्ट क्लास में अपन इसकी चर्चा करेंगे। ठीक है, अच्छे से पढ़ते रहिए भाई, समझते रहिए, और पढ़ाई आपको करनी है डेली, क्योंकि कंसिस्टेंट होकर जो पढ़ाई करता है, कंसिस्टेंसी जो पढ़ाई करता है, सारा कोर्स उसकी मुट्ठी में होता है। ठीक है, क्योंकि अब जो ये कोई छोटी क्लासेस तो है नहीं कि भाई हाँ आपका टेस्ट रखे, जब आपको स्कूल के अंदर में कहा जाएगा कि आपका कल टेस्ट है तब आप उसको पढ़ेंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता। अब आपको क्या करना है, डेली का काम डेली करना है, अच्छे से पढ़ना है, और जब भी जैसे संडे आता है, कोई छुट्टी आती है, तो उस टाइम जो भी आपको हफ्ते भर का पढ़ाया गया है उसका आपको रिवीजन करना होता है। ठीक है भाई, तो इस बार तो ठीक है, नेक्स्ट टाइम से जब भी कोई संडे आएगा मैं डेली इसका वीडियो डालता हूँ आपके लिए। ठीक है ना, तो आप ध्यान रखिएगा, जैसे संडे आता है तब आपके लिए उस दिन मैं आपका वीडियो नहीं डालूंगा। क्यों? ताकि हफ्ते भर के अंदर में जो अपन ने मंडे से लेकर सैटरडे तक का जो भी कुछ पढ़ा है उस सब का हम रिवीजन करें। ठीक है भाई।